हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपनी पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इसके अंदर एक यूनिट है जो अपनी लास्ट यूनिट है 5th यूनिट, नेहरूवादी दृष्टिकोण, आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक विकास। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी इससे पहले जो है वो मतलब कि अपनी यूनिट 1 से लेकर 4 तक की वीडियोस वो मैं बना चुका। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, छोटी सी वीडियो उसको हम ना सीक्वेंस में चलाएंगे, ठीक है। तो बस आपको इसमें बस ना नेहरूवाद के बारे में हम जानेंगे, नेहरूवादी दृष्टिकोण के बारे में। बाकी आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक विकास भी इसमें हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। कुछ ही जो नोट्स है वो मैंने लिखे नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाऊंगा। तो देखते हैं और समझते हैं। आरंभिक काल में देखो, सबसे पहले का जो समय था उसमें ना मतलब कि ये कोई प्रकार की जो व्यवस्था थी ना, समाजवादी, उदारवादी या पूंजीवादी, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। पहले क्या करते थे, आरंभिक समय में ना उद्योगपति, बड़े बड़े निवेशकर्ता होते थे, वही राज्य का शासन चलाते थे। वही क्या करते थे, अपने आसपास का जो एरिया वो कंट्रोल करते थे, ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया। फिर क्या हुआ, सबसे पहले ये जो सिस्टम आया ना, मतलब कि समाजवाद, पूंजीवाद और उदारीकरण वगैरह, ये सब जो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो निकल कर आया था वो समाजवाद का था, ठीक है, जो कि रूस से निकल कर आया। और रूस में कब आया था, जब रूस में क्रांति आई थी 1917 में, तभी क्या हुआ। उसके बाद रूस की क्रांति के बाद अलग अलग देशों ने क्या करा, अलग अलग जो है तकनीक या तरीके बना लिए। जैसे समाजवाद जो सरकार के मतलब चाहते थे कि सरकार के अंडर में सब कुछ है, वो समाजवाद में आ गया। जो चाहते थे कि कुछ ही कार्य केवल सरकार के अंडर में रहे, वो कम्युनिस्ट में आ गए या फिर उदारवाद के अंतर्गत आ गए। तीसरा जो था मतलब उसके बाद कौन आया, पूंजीवाद। पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी कार्य जो होते हैं, वो सभी व्यवस्था वो प्राइवेट या निजी हाथों में होती है। फिर उसके बाद जो है मतलब इन दो के मिलन से, जैसे कि समाजवाद और जो अपना पूंजीवाद है, दोनों के मिलने से मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत के द्वारा अपनाई गई है, इस प्रकार की व्यवस्था का विकास हुआ। तो ये सब है। बाकी थ्योरी की तरफ हम इसे जानेंगे। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। आरंभिक काल में उद्योगपति, ठीक है, जो उद्योग के मालिक होते हैं, और बड़े बड़े निवेशकर्ताओं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके द्वारा राज्य का शासन चलाया जाता था तथा राज्य पर नियंत्रण या कंट्रोल स्टेट पर क्या करते थे, वो कंट्रोल किया करते थे। फिर 1917 में रूस की क्रांति के बाद रूस में तथा कई देशों में समाजवादी क्रांति जो है उसका आगमन आया, ठीक है। समाजवादी क्रांति जो उभर कर आई, बहुत सारे लोगों ने मांग की कि सारी जो व्यवस्था वो सरकार के अंडर में कर दो या राज्य के अंडर में कर दो, जिसके अंतर्गत राज्य के अंदर आने वाली सभी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्वयं देखता था, खुद देखता था। कोई व्यक्ति जो है पर्सनल नहीं देखेगा, कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक बात है कि रूस जो है ना, वो एक ऐसा कंट्री है जिससे ना नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है। वो रूस के जितने भी मतलब विद्वान है ना, लेनिन, मार्क्सवाद वगैरह, ये सब जो है, इनके विचार ना ये सुनते रहते थे और उनके बारे में जानते रहते। जब भी वो रूस की यात्रा करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ठीक है, तो वो क्या करते थे, रूस की जितनी भी विचारधारा है ना, जो उनके अंतर्गत जो विद्वान है, रूस के अंदर जो विद्वान रहते हैं, उनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो नेहरू ने ये मान लिया कि जब भी अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि समाजवाद को लाया जाए, ठीक है। भारत के अंतर्गत किसको अपनाया जाए, समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाए। तो ये था नेहरूवादी जो दृष्टिकोण है, उसमें बस समाजवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके विपरीत ही उन्होंने अपना लिया जब भारत का क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। अब वो भी हम देखेंगे। तो देखो, जिसके अंदर राज्य के अंदर आने वाली सभी प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है, राज्य स्वयं देखता था। समय के बदलाव से मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया, चेंज होता गया टाइम, और भी विकल्प उत्पन्न हुए। केवल समाजवादी नहीं रहा, जैसे कि समाजवाद, पूंजीवाद और इन दोनों के मिश्रण से बनने वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो लोगों के पास दो ही विकल्प होते थे, बाकी तीसरा विकल्प तो दोनों के मिलन से बना है या मिश्रण से बना है। जब भारत आज़ाद हुआ, अर्थात मतलब स्वतंत्र हुआ या आज़ाद हुआ, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, ठीक है, जिसके अंदर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुण क्या थे, निहित थे, मतलब शामिल थे। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। भारत के अंतर्गत ना अनेक प्रकार की समस्याएं मौजूद थी। जैसे कि भारत में क्या हो गया था, धर्म के आधार पर दंगे हो रहे थे,
ठीक है। भारत के अंदर मतलब कि हिंदू मुस्लिम के आधार मतलब जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इस प्रकार के दंगे हो रहे थे। तो ये समस्या थी, इसको भाई कैसे दूर किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ भारत में कृषि का पिछड़ापन। अब देखो, लोगों का ना रोजगार का साधन केवल एक ही था, वो था कृषि। लोग क्या करते थे, मतलब वही उनके खान पान का जो था स्रोत था, और दूसरा वही रोजगार का स्रोत था, कृषि। तो लोगों को बस कृषि के अलावा कुछ आता ही नहीं था। अगर उद्योगों की बात करें तो उद्योगों को उनकी पहचान ही नहीं थी, उद्योगों की, भारत के लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो भी ब्रिटेन था ना अपने भारत में, जैसे कि अपन जब गुलाम थे ब्रिटेन के, तो क्या हुआ कि जितने भी उद्योगों का संचालन है वो बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था, मतलब ब्रिटेन के लोगों के द्वारा किया जाता था। भारत को जरा सा भी उद्योग का अनुभव नहीं था, ठीक है। वो भारत के लोग क्या करते थे, बस कृषि या मजदूर के रूप में कार्य करते थे। पूरा भारत ही क्या कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, कृषि में पिछड़ापन। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत को किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस एक ही चीज़ का एक्सपीरियंस था, कृषि। 72% जो लोग हैं ना, ठीक है, पीपल, वो क्या करते थे, कृषि का कार्य करते थे, ठीक है। और उनके पास उद्योग नहीं थे। और अर्थव्यवस्था की गति रुक जाना, तो अर्थव्यवस्था की गति मतलब ठप हो गई थी एक तरीके से अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ अनेक प्रकार की समस्याएं जो थी समाज में या देश में विद्यमान थी। भारत को सभी गरीब देशों की गिनती में ले लिया गया था, मतलब भारत भी क्या है, गरीब देशों में से एक है। स्वतंत्रता के समय मतलब आज़ादी के समय कई प्रकार की चुनौतियां विद्यमान थी, जैसे कि देश में लोकतंत्र तो स्थापित कर लिया गया था, ठीक है। भारत क्या जब आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था तो लोकतंत्र स्थापित तो कर लिया गया था, लेकिन लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोकतंत्र तभी तो होगा जब लोगों का समर्थन होगा, ठीक है। तथा जनता के द्वारा सरकार चुनी जानी चाहिए, ठीक है। जनता ने क्या करा, अपने पसंदीदा सरकार को चुन लिया। साथ ही साथ अब एक और कार्य है, सरकार आने के बाद भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सरकार जो चुनी गई है ना, ठीक है, सरकार जब जनता के द्वारा सरकार चुन ली जाती है तो वह जो केवल जनता के लिए ही क्या करे, कार्य करे। जब सरकार क्या हुई है, जनता के द्वारा चुन ली गई है, तो जो भी सरकार हो वो जनता के लिए क्या करे, कार्य करे। अगर कोई जो सरकार है अगर स्वार्थ के लिए भावना से किसी प्रकार का कोई कार्य करती है तो वो लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि जनता के लिए कार्य करे, अगर वो स्वार्थ के लिए भावना से किसी प्रकार का कोई कार्य करती है तो वो लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है, लोगों का सिस्टम होता है, ठीक है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो। भारत में निर्धनता बड़े लेवल पर थी, तो उसको दूर करने के लिए भी सरकार के द्वारा कई प्रकार की नीतियाँ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस प्रकार की समस्या भी देश में मौजूद थी, ठीक है। एक तरीके से गरीबी भी, ये सारी की सारी ना हम पता है कब पढ़ रहे हैं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत देश में एकता की बहुत ज़्यादा कमी थी। भारत में सभी लोगों में एकता की ज़रूरत थी, ठीक है, ये बताया गया। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत का आर्थिक विकास कैसे किया जाए, ये भी एक प्रकार की क्या थी, चुनौती थी। भारत में कृषि का पिछड़ापन तथा उद्योग की बहुत ज़्यादा कमी, क्योंकि उद्योग सारे के सारे ब्रिटेन के लोग लेके चले गए भाई। तो इस प्रकार की कमी को दूर करना भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी चुनौती रही है। फिर आता है ऐतिहासिक तथ्य, मतलब हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे कि कौन कौन से आंकड़े या जो मतलब तथ्य हैं वो हमें मिले। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो विश्व में शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका का गुट था, अमेरिका के पास सेना बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी तरफ सोवियत संघ, जिसको हम USSR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम साम्यवादी देशों का ग्रुप भी कह सकते हैं। इसमें केवल कितने देश थे, 15 देश। ये 15 देशों का क्या था, समूह था। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आकर थी क्योंकि उसके पास सेना बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और सोवियत संघ इसलिए डर रहा था अमेरिका से क्योंकि इसके पास सेना ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं सोवियत संघ जो है वो अगर इस पर अटैक करता है अमेरिका पे, तो भाई क्या पता सेना सोवियत संघ को ख़त्म कर दी। लेकिन अमेरिका को सोवियत संघ से क्यों डर लग रहा था, क्योंकि सोवियत संघ के पास क्या है, 15 देश है। अगर अमेरिका सोवियत संघ पे अटैक करता है तो 15 देशों पर अटैक होगा, हो सकता है कि उन अटैक होते समय कोई ना कोई देश बच जाए और वो अमेरिका पर वार कर दे। तो इसलिए दोनों ही देश क्या करते थे, एक दूसरे से डर रहे थे कि अगर हम क्या करेंगे, ये युद्ध करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, दोनों देशों को खतरा है, दोनों देशों को ही हानि होगी, और साथ ही साथ दोनों देशों की नहीं पूरे विश्व को हानि हो सकती है, क्योंकि इनका जो युद्ध होगा वो नॉर्मल सा युद्ध नहीं होगा, बहुत तगड़ा युद्ध होगा। 1940 के दशक में,
ठीक है, जब ये शीत युद्ध चल रहा था ना, तो क्या हुआ 1940 के दशक में एशिया के अलग अलग देश आज़ाद हुए थे। बहुत सारे जो थे एशिया के अंदर आने वाले बहुत सारे देश क्या हुए, आज़ाद हुए, जिनको गुलाम बनाया गया था। ठीक है, उनमें से भारत भी एक था, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन से आज़ादी हुआ था। जैसे कि श्रीलंका, चीन, ठीक है, श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था, चीन भी आज़ाद हुआ था। बाद में चल के मतलब बहुत सारे, पाकिस्तान भी एक तरीके से अलग देश बन चुका था। उन सभी देशों के सामने विकल्प था भाई, अब क्या है, दुनिया दो भागों में बटी हुई है, या तो अमेरिका के पास जाओ या तो सोवियत संघ के पास जाओ। देखो सभी देशों के पास एक सामने क्या था, विकल्प या चॉइस थी कि भाई वो किस गुट में जाएंगे, या अमेरिका के गुट में जाएंगे या फिर सोवियत संघ के गुट में जाना चाहिए। तो दोनों के सामने मतलब हर देश के सामने क्या थी, दो विकल्प थे, अमेरिका के पास जाओ या तो सोवियत संघ के पास जाओ। फिर क्या हुआ, देखो बात ये आती है कि भारत जो है ना, भारत ने क्या करा, या फिर नव स्वतंत्र देश जो भी आज़ाद हुए देश है, उन्होंने क्या करा, एक मिलकर ग्रुप बना लिया। वो ग्रुप क्या कहलाता था, नाम, मतलब कि गुट निरपेक्षता का ग्रुप बना लिया उन्होंने। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, ना अमेरिका में शामिल हो ना सोवियत संघ में। क्योंकि अगर कोई देश, सपोज़ कि चीन है, चीन आज़ाद हो गया, श्रीलंका भी आज़ाद हो गया, पाकिस्तान भी बन गया और भारत भी है, बाकी और भी देश है, ठीक है, तो क्या है, मान के चलो उनमें से चीन जो है वो अमेरिका के पास चला गया, भारत वो सोवियत संघ के पास चला गया। तो इसमें क्या होगा कि भारत जो है ना सोवियत संघ के पास है, तो वो अमेरिका की जितनी भी सहायता है ना वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ना भारत, देखो मान के चलो दो ग्रुप है इसमें, तो अमेरिका और सोवियत संघ। अब भारत किसकी साइड है, सोवियत संघ की साइड। तो भारत केवल सोवियत संघ से ही हेल्प मांग सकता है। अगर भारत कभी मुसीबत में आ जाता है तो वो किससे हेल्प मांगेगा, हमेशा सोवियत संघ से, ठीक है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है केवल कौन सॉल्व कर सकता है, अमेरिका। लेकिन अमेरिका उसकी सहायता करेगा नहीं, क्योंकि भाई वो किसका ग्रुप में है, सोवियत संघ की, अमेरिका का दुश्मन है वो। तो भारत भी उसमें से एक दुश्मन बन जाएगा उसका। तो इसमें क्या होता है कि गुट निरपेक्षता में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो भाई दोनों देशों को बुरा ही नहीं लगेगा कि ना भाई अमेरिका के पास है ना सोवियत संघ के पास है, दोनों ही देश क्या होंगे, आर्थिक सहायता या किसी प्रकार की सहायता में तुम्हारा साथ देंगे। गुट निरपेक्षता के जितने भी देश है ना, अमेरिका और सोवियत संघ उसका साथ देते हैं। तो एक तरीके से ना इनके लिए फ़ायदा हो गया गुट निरपेक्षता बनाने पर। ना वो अमेरिका में शामिल हुए, ना वो सोवियत संघ में शामिल हुए, जो नव स्वतंत्र देश है, ठीक है। इस प्रकार वो दोनों देशों से क्या ले सकते थे, किसी प्रकार की सहायता ले सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब शीत युद्ध को 20-30 साल हो गए, 1970 के बाद, 71 की बात अगर हम करें 1971 की, तो भारत ने क्या कर लिया, सोवियत संघ के साथ ना मित्रता की संधि कर ली। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए मित्रता की संधि कर ली। और सोवियत संघ के कई संसाधनों का यूज़ भी किया भारत में, ठीक है। बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि भारत में क्या आ गई थी, कुछ विकट स्थिति आ गई थी, जिसके कारण उसे सोवियत संघ से मित्रता की संधि करनी पड़ी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, बाकी ये 12th का ही है, तो और देखते हैं और समझते हैं। 1940 में आज़ाद हुए एशिया के नव स्वतंत्र देशों ने एक तीसरा विकल्प बनाया, जिसे गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। अमेरिका के गुट में शामिल होना है नहीं, ठीक है, सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं होना है, तो किसी गुट में शामिल नहीं होना है। इससे गुट निरपेक्षता की नींव, अब देखो इससे ना मतलब गुट निरपेक्षता की जो नींव है ना, वो सन 1955 में, मतलब 1955 में रखी गई थी। तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में। अब देखो ये जो है नींव भी पता लग गई हमें, 1955 में नींव रखी गई थी और इसका पहला सम्मेलन 1961 में रखा गया था। अब इसके बाद देखो गुट निरपेक्षता के जो संस्थापक है, वैसे देखो इसके सदस्य तो 100 से पार हैं, ठीक है। 125 जो है ना 2016 जब आया था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ना गुट निरपेक्षता में ना मतलब 100 से ज़्यादा क्या 125 देश शामिल हो गए थे। देखो बहुत बड़ी संख्या में देश क्या है गुट निरपेक्षता में शामिल हो चुके हैं और आज भी इसकी प्रासंगिकता मानी जाती है, ठीक है। हालांकि गुट निरपेक्षता जो है वो तब बनाया गया था जब शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। प्रासंगिकता मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस जो है ना इसकी आज भी बरकरार है, आज भी हमें गुट निरपेक्षता की ज़रूरत है, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता के जो संस्थापक देश है वो मेनली कितने, 5 माने जाते हैं, जिनमें से भारत भी क्या है, एक है। फिर इसके बाद बात करते हैं, भारत की आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे और उसके द्वारा समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। रूस ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था, तो भारत भी क्या हुआ, सोचा कि मैं भी समाजवादी व्यवस्था जो है व्यवस्था अपनाऊंगा, ठीक है। बेहद रूस की जो मतलब, तो बेहद रूस की समाजवादी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सन 1928 में थोड़ा सा हम क्या कर चलते हैं, पीछे चलते हैं। देश की स्थिति कुछ विपरीत थी, मतलब कैसी थी, देखो
उत्पादकता की दर ना बढ़ रही थी, मतलब प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन लोगों के द्वारा जो की जाने वाली मांग है, डिमांड है, वो बहुत कम थी। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, माल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो मांग है या डिमांड है वो बहुत कम है, तथा देश में आर्थिक मंदी छा गई। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन मांग कम हो रही है। लो, ख़त्म बात। फिर क्या होगा, देखो आगे बोला गया, सन 1928 से 32 के बीच में पंचवर्षीय योजना का अपना लिया गया था। पंचवर्षीय योजना जो है ना अपना ली गई थी। ठीक है, साम्यवादी देशों में। फिर उसके बाद देखो सबसे पहले 1928 से 32 के बीच में पंचवर्षीय योजना जो थी अपनाई लगी थी। फिर उसके बाद बात करें ना, जब भारत आज़ाद हो गया था कुछ सालों के बाद 1947 में, जब हमारा देश भारत जो था वो आज़ाद हो चुका था, उसके बाद 1951 में भारत ने भी पंचवर्षीय योजना का रास्ता अपना लिया था। देखो भारत ने भी क्या करा, पंचवर्षीय योजना का रास्ता अपना लिया। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, तो वो तो कॉपी कर रहे हैं रूस की तरह, लेकिन एक तरीके से बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने। अब देखते हैं आगे, नेहरूवादी राज्य की अवधारणा। नेहरूवाद जो है मतलब नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो राज्य के प्रति अवधारणा थी वो कैसी थी, वो हम देखेंगे। जब सन 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद राज्य की विचारधारा समाजवादी थी। ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक व्यवस्था सरकार या फिर राज्य के अंतर्गत आती थी। समाज में विकास करने के लिए केंद्रीय योजना भी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। ठीक है, भोजन, कपड़ा, मकान आदि की उपलब्धता करवाना, गरीबी का उन्मूलन करना या ख़त्म करना गरीबी को, समाज में असमानता का अंत करना, आर्थिक तौर पर असमानता जो भी है उसको कम करने का प्रयास करना, इन सभी के लिए योजना का निर्माण किया गया था। सन 1950 में भारत में केंद्रीय योजना की जो स्थापना है वो की गई थी। केंद्रीय योजना जैसे कि पंचवर्षीय योजना का वहाँ पे रास्ता अपनाया गया था, 1950 में केंद्रीय योजना की जो स्थापना है वो यहाँ पे कर ली गई थी। इसका नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया, जब मोदी जी का शासनकाल अभी भी चल रहा है, तो मोदी जी ने क्या करा, योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया, नीति आयोग रख दिया। ठीक है, योजना आयोग को आज किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग। कुछ भी नहीं है, बस नाम चेंज हुआ है, योजना आयोग से नीति आयोग बना दिया। अब देखो भारत के द्वारा जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 में चली थी। ठीक है, जिसकी देखरेख या नेतृत्व किसने किया था, के कामराज के द्वारा किया गया था। अब भाई ये जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है मतलब 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि साम्यवादी देशों ने पंचवर्षीय योजना का रास्ता अपनाया था, वैसे ही किसने अपना लिया, भारत ने भी। ठीक है, वो केंद्रीय योजना जो है आयोग या नीति आयोग की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच में के कामराज के द्वारा बनाई गई थी, तो जिसका जो मकसद था, उद्देश्य था, वो कृषि को बढ़ावा देना था। मतलब कृषि का विकास करना ये जो था इसका लक्ष्य था। और कृषि के विकास के लिए कई प्रकार के जो बीज वगैरह होते हैं, HYVS, ये प्रोवाइड किए गए। जो सस्ते बीज होते हैं सरकार कम कीमत पर क्या करती है, उपलब्ध कराती है, ताकि जो किसान है वो कृषि का विकास कर सके। ठीक है, और अधिकतर जनसंख्या जो होती है आज़ादी के बाद भी 72% जो अपना पॉपुलेशन है वो भारत की पॉपुलेशन वो क्या थी, कृषि पर आधारित या निर्भर थी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना चली। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना वो भी 5 वर्ष के लिए थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब ये होता है 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है। फिर उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसका नेतृत्व PC महालनोबिस ने किया था। फिर इसके अंदर क्या देखा गया था, देखो पहली पंचवर्षीय योजना जो के कामराज ने चलाई थी कृषि का विकास करने के लिए, वो बहुत धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे कृषि का विकास करना है, ये कहते थे वो। पंचवर्षीय योजना जो दूसरी बनी वो PC महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी, और इसमें उन्होंने किसको बढ़ावा दिया, उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया, कि हमें उद्योगों का विकास करना है। ठीक है, उद्योग के विकास पे बल देना, और ये ना धीरे धीरे करने, धैर्य के साथ पर तेज़ी से करते थे। ठीक है, धीरे धीरे वो उद्योग का विकास नहीं करना, एकदम स्पीड में कर दो। तो ऐसा मानना था PC महालनोबिस का दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो ये आप लिख सकते हो, मैंने बस पॉइंट ही लिखे, आपको क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है और एग्जाम में इसको ओपन करके लिखना है। अगर नेहरूवाद के ऊपर या नेहरू से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो। फिर उसके कुछ सालों के बाद मतलब 1966 में, ठीक है, 1966 में क्या हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद ना मतलब कुछ समय तक ना जो प्रधानमंत्री का पद था वो खाली रहा। फिर उसके कुछ समय के बाद जो थे नए प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद एक समय आ गया 1990 का,
ठीक है। 1990 या 91 के समय क्या हो गया था कि शीत युद्ध जो था वो अंत पर था, शीत युद्ध का अंत होने वाला था। अब शीत युद्ध का अंत हो गया, वो साथ ही साथ ना भारत ने क्या करा, नई आर्थिक नीति जो थी, ठीक है, नई आर्थिक नीति उसको अपना लिया, ठीक है। और उसके अंतर्गत ना 3 प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण। तो इन तीनों पर क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया था और सरकार के कार्यों में कटौती की गई थी। लघु उद्योग जो थे, ठीक है, लघु उद्योग को स्थापित किया गया था ताकि ना जो विकास है वो किया जा सके। तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत बहुत कार्य किए गए थे। बाकी आपको ना ये 3 पॉइंट जो है ना, ठीक है, जो 3 पॉइंट है LPG, वो मतलब इसका मतलब होता है कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल मतलब कि इसको बड़ा चढ़ाकर आपको एग्जाम में लिखना है। बाकी इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। ये हमने 4th या 5th सेमेस्टर में पढ़ी थी LPG के बारे में, तो इसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है कि वैश्वीकरण के भी बारे में आपको सबको पता है। बाकी जिसको नहीं पता वो कमेंट में मेरे को बता सकता है, मैं उसको मतलब कि कमेंट में ये एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस पर क्लिक करके आप तीनों की वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये इतना मेन टॉपिक नहीं है क्योंकि इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में बताना है। उदारीकरण में सरकार के कार्यों में ढील दी जाती है, ठीक है। निजीकरण में क्या होता है, सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी जाती है। जितनी भी चीज़ें सरकार के अंडर में थी, अब वो सारी चीज़ें क्या होगी, पलट कर निजी हाथों में आ जाएगी, निजी स्वामित्व हो जाएगा, ठीक है। पहले खेत, कृषि, उद्योग वगैरह सरकार के अंडर में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, निजीकरण आ गया, तो सारी चीज़ें अब किसके अंडर में आ जाएगी, निजी हाथों में आ जाएगी। वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी विचार होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़, वस्तु हो गई या कोई विचार हो गए या कोई आइडिया वगैरह, जितनी भी चीज़ है ना, उसका विश्व में क्या होता है, एकीकरण कर दिया जाता है, उसको वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। अब वो पूरे विश्व में क्या हो सकती है, एक चक्र की तरह घूम सकती है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के बारे में तो बहुत ज़्यादा हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही टॉपिक है। बाकी इसके साथ ये जो अपनी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है और सिलेबस भी जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।